नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरू करते हैं हम भाजपा के भीष्म पितामह श्री लाल कृष्ण आडवाणी के संन्यास से। हालांकि काफ़ी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि इस बार के चुनावों में उनका लड़ना कठिन है। उनकी उम्र 91 साल की हो चुकी है और उनके लिए लंबे चौड़े दौरे करना, चुनावी अलख जगाना अब काफ़ी कठिन हो जाएगा। लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही थी कि इसका प्रस्ताव उनकी तरफ से खुद आएगा, यानी वो कलराज मिश्र की तरह यानी कुछ लोगों की तरह से खुद कहेंगे कि अब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक खबर आई कि वो गांधीनगर से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहां से वो पिछले 21 वर्षों से चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे थे। और उनकी जगह, ये बड़ी खबर है कि पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। यानी ये साफ संकेत है कि जैसा एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी, उसी तरह से अब एक नई जोड़ी बनेगी। मोदी और शाह की दोनों सक्रिय राजनीति में सीधे उतरेंगे और अगर उनकी पार्टी जीत गई तो फिर बहुत बड़े परिवर्तनों की संभावना जताई जा रही है। अब ज़रा सा लंबी याददाश्त वाले पत्रकार भी ये बताते हैं कि 70 के दशक में जब जनता पार्टी बनी थी 77 से 79 के बीच में, तो उस वक्त आडवाणी जी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए थे। और उस वक्त उन्होंने पहला काम ये किया कि जब वो 1986 में इसके बाद भाजपा अध्यक्ष बने और उनके पास कुछ इस तरह की पावर्स आई कि वो पूरी पार्टी को संचालित कर सकें, तो उन्होंने आक्रामक हिंदुत्व का नारा देश में पहली बार उठाया। उसको लेके लोग एकदम से घबराए भी, सजग भी हुए। लेकिन पार्टी में भी अंदर से विचार मंथन चलने लगा कि ये कामयाब होगा कि नहीं। उस वक्त उनको नरेंद्र मोदी जी, जो एक युवा प्रचारक थे, उनसे बहुत मदद मिली और वो ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हुई, जिसके समापन के बाद उनकी जो सीटें थीं वो लोकसभा में बढ़ के 89 तक पहुंच गई, जो कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। यानी साफ देश को जता दिया गया कि आक्रामक हिंदुत्व आ चुका है। तब से इस फलसफे ने बहुत करवटें ली हैं और इसको परवान चढ़ाया गया है। बीच में जब 2002 में गुजरात के दंगे हुए और वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बताया जाता है कि वाजपेयी जी उनको हटाने के मूड में थे, लेकिन आडवाणी जी ने ही हस्तक्षेप करके उनको उस वक्त हटवाने से मना किया था और वो पद पर बने रहे। और उसके बाद फिर जब वो देश के प्रधानमंत्री बन के उभरे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि न सही प्रधानमंत्री का ओहदा, कम से कम राष्ट्रपति जैसा कोई सम्मानित ओहदा वयोवृद्ध आडवाणी जी को दिया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए हमको एक कहानी याद आ गई जो हजारी प्रसाद द्विवेदी सुनाया करते थे। उनसे एक बार टैगोर ने पूछा कि महाभारत में कई पात्र ऐसे हैं जिनको कि हिंदुओं ने अवतार का दर्जा दे दिया। श्री कृष्ण को अवतार बनाया ही गया, बलराम को भी अवतार बनाया गया, क्योंकि वो दोनों जने कुछ ऐसे हितों का और गुणों का प्रतिनिधित्व करते थे जो कालजयी हैं। लेकिन भीष्म पितामह, जो कि इतने बड़े महारथी थे, उनको क्यों नहीं बनाया गया एक अवतार पुरुष? तो बहुत सोचने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि मुझे ये लगता है कि भीष्म में हमेशा हिचकिचाहट बहुत रही। उनके मन में एक दुविधा है, इसलिए जब कांटे के सवाल आते हैं, मसलन जब द्रौपदी को खींच के लाया जाता है और बेइज्जत किया जाता है भरी सभा में, वो अपने परिवार के सबसे बड़े वयोवृद्ध पुरुष हैं। वो इस अनैतिकता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपिच इतिहास पुराणम अथ उदाहरणम इति ऐसे कह के एक ब्यूरोक्रेट की तरह से बात को टाल जाते हैं। इसी तरह जब वो अपने भाई से शादी के लिए कन्याएं हर के लाते हैं, तो भाई की बजाय जब कन्याएं उनसे ब्याह करने का प्रस्ताव रखती हैं, तो फिर वो हिचकिचा जाते हैं कि भाई मैंने तो कसम ले रखी है कि मैं तो शादी नहीं करूँगा, लिहाजा भाई कन्याएं फिर बात को उनकी मृत्यु का कारण बनती हैं। तो इस तरह से जो भारतीय मन है, भारतीय जनता का जो मन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था, वो अपने लिए सही अवतार ढूंढता है। उसे हिचकिचाहट या दुविधा की बजाय दो टूक फैसले करने वाले लोग पसंद हैं। जैसे कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को पकड़ करके कहा था कि तुम दोनों सेनाओं के बीच में बैठे हुए हो और हिचकिचा रहे हो, उठो, युद्धाय कृत निश्चय, अब लड़ाई छिड़ रही है, खड़े हो और लड़ो।
तो अडवाणी जी को एक तरह से इतिहास के अंधकार में विलीन होते हुए देखने से दुख तो होता है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि अतिवादी हिंदुत्व या एक आक्रामक हिंदुत्व को उन्होंने जो लॉन्च किया था वो कोई बहुत स्वस्थ चीज़ कम से कम एक लोकतंत्र के लिए नहीं है। पुराने लोगों की भाषा में कहें तो हो सकता है जिन लोगों को रथ यात्रा के बाद हुए दंगों में प्रताड़ना और मारपीट और हिंसा झेलनी पड़ी, उनकी आह भी लगी होगी। बहरहाल उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, पार्टी के लिए बहुत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ वो रहे और अब वो धीरे धीरे सांझ की ओर ढल रहे हैं। लेकिन उनका जीवन एक सबक है उन सब नेताओं के लिए जो फ़िलहाल बहुत सिकंदर पुरंदर बने हुए फिर रहे हैं, लेकिन उनका भी कभी न कभी तो समय आएगा ही। अब चलते हैं दूसरे विषय की तरफ। अभी हाल में वित्त मंत्री श्री जेटली ने ये आरोप लगाया कि 108 अर्थशास्त्रियों ने सरकार की जो निंदा की थी कि सरकार ने बहुमूल्य NSSO का जो डेटा है उसको झूठा बताया है, CMI का डेटा जो है उसे झूठा बताया है और कहा है कि देश में रोज़गार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जबकि आंखों देखी सच्चाई ये है कि रोज़गार बड़ी तेज़ी से छीज रहे हैं और बेरोज़गारों की तादाद 45% तक बढ़ गई है। तो जब उन्होंने ये अपील लिख करके भेजी तो श्री जेटली का कहना था कि ये लोग तो नितांत कॉन्ट्रेरियन हैं, माने इनको निंदा करने में मज़ा आता है, निंदा परक लोग हैं और इनको नकारात्मक ही बातें कहने में अच्छा लगता है। ये सोचने की बात है कि किसी भी देश के विकास के लिए सही ज़मीन तलाश करते समय, सही योजनाएं बनाते समय सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो होता है ठोस डेटा, ठोस जानकारियाँ। और ये डेटा सरकार की ही संस्थाओं से, जैसे NSSO है, उनसे निकलता है क्योंकि उनको अनुभव है, लंबा अनुभव है, उनके लोग घर घर जा जा करके डेटा जमा करते हैं। CMI के पास भी वैसा ही अनुभव है, बहुत बड़े फलक पर लोगों की नब्ज़ लेते हैं, घरों का आकार, परिवारों का आकार, कमाने वालों की कमाई और उनकी संख्या, लिंगगत भेदभाव, ये सब जांचते हैं। अब अगर इसको ये डेटा आपके मन के हिसाब से नहीं है या चुनाव में आपको रास नहीं आ रहा है, आप इसको ये कह के दरी के नीचे सरका दें कि नहीं ये सब लोग गलत सलत कह रहे हैं, ये डेटा विश्वसनीय नहीं है। इसके दो नुकसान होंगे। एक तो खुद सरकार को ही कालांतर में नुकसान होगा क्योंकि वो किस आधार पर नई योजनाएं बनाएगी। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया, UN से लेकर के दुनिया के तमाम तरह की जो बड़ी विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो भारत में पूंजी निवेश करने वाले लोग हैं, वो भी इसी डेटा को देख करके अपना मन बनाते हैं। अब अगर कोई यहाँ पर अरबों की संपत्ति निवेश करना चाहे, कहीं भी इसका डाटा हमको ज़रा दो कि तुम्हारे यहाँ कैसे रोज़गार हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम कहेंगे जी साहब हमारे यहाँ का जो डेटा है उसका भरोसा मत कीजिएगा, वो बड़ा बेभरोसे का है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा नाम डूबता है। और मेरा ख्याल है कि इन अर्थशास्त्रियों की बात सुनी जानी चाहिए, आखिर उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। अंत में हम आते हैं पर्यावरण पर। आज विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे। और जो पानी का हिसाब किताब है, पेयजल का हिसाब किताब है, वो बहुत निराशाजनक दिखाई देता है। मनुष्य की 70% देह पानी से बनी हुई है। सो बिना पानी के कोई नहीं रह सकता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीम भी कह के गए हैं। सच्चाई UN के डॉक्यूमेंट से ये निकल करके आती है कि इस वक्त 2.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए साफ़ पानी नहीं उपलब्ध है। ये इसका सीधा मतलब है कि तरह तरह की बीमारियां होंगी, कुपोषण बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगी और गंदगी से जनित होने वाली तमाम तरह के पर्यावरण क्षरण बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पानी नहीं होने से देशों के बीच में जो नदियों का जल साझा करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान के साथ करते हैं या कि दुनिया के अन्य देश करते हैं, लैटिन अमेरिका के कई देश करते हैं, उनके बीच में रार ठन सकती है। और ये कहा जाता है कई बार, मजाक में ही सही लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है, तीसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर लड़ा जा सकता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई शख्स 24 घंटे से अधिक जी नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो खेती का पैटर्न है वो बदले। अब पंजाब में पहले गेहूं की खेती होती थी, वहाँ पर अब आजकल बड़े पैमाने पर बासमती उगाई और निर्यात की जा रही है।
उसमें बेपनाह पानी लगता है, जबकि पंजाब में बारिश का पानी बहुत कम होता है, लिहाजा नहरों से पानी लिया जाता है। अब वो नहरें छीज रही हैं और मिट्टी खारी हो रही है। तो इस तरह से जहाँ पर जो फसलें माकूल हों वो उगाई जाएं, ये क्रॉपिंग पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ बेपनाह पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी जो सरकार तरमीम करने जा रही है अंग्रेज़ों के ज़माने के जंगल कानून पर, उसकी तहत ये होगा कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को जो इलाके दिए जाएंगे वहाँ पर पेड़ काटना और उपक्रम लगाना अधिक आसान बन जाएगा। और अगर ये होगा तो गांव वाले तो विस्थापित होंगे ही, लेकिन वहाँ पर पानी की भी भारी कमी होने लगेगी। उत्तराखंड के पहाड़ के रहने वाले लोग ये संकट ऑलरेडी झेल रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है जो सबसे ज़रूरी है, वो कि जब जितना पानी बचा है उसको हम कंजर्व करें, उसको रखें। बड़ी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पीछे खिसक रहे हैं, ये बात तो सत्यापित हो चुकी है। NSSO के डेटा की तरह इसको दरी के तले नहीं सरकाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पहाड़ों में जाता है देख सकता है कि नदियों में जल क्षीण हो रहा है। गंगा की धारा भी पहले से काफ़ी पतली हो गई है। ऋषिकेश, जहाँ जो कि सीधे सीधे गोमुख के करीब है, वहाँ भी गंगा विरल होती जा रही है। इसलिए जितना पानी है उसका संरक्षण ज़रूरी है। बड़े बड़े लंबे चौड़े बागान लगाना, गाड़ियों को लगातार धोना, खूब सड़कों में पानी का छिड़काव करना, पानी बर्बाद करना, ये सब दुर्लभ और दुष्कर बनाया जाना चाहिए, ताकि जितना बचा खुचा पृथ्वी का पानी है कम से कम वो जन सामान्य की प्यास बुझाने के काम आ सके। तो अगले सप्ताह फिर मिलते हैं कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।